दोस्तों, पिछली बार मैंने एक चाइनीज मर्डर मिस्ट्री मूवी को एक्सप्लेन किया था तो उसको आप लोगों ने खूब पसंद किया था। इसलिए बहुत सारी रिसर्च के बाद आज एक बार फिर मैं आपके लिए जबरदस्त मर्डर सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, और वो भी एकदम लेटेस्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही वीडियो को 1.25x स्पीड पर देखना ताकि बेटर यूजर एक्सपीरियंस मिल सके। तो ये कहानी 1900 के दौर की है, जब चीन पर क्वीन राजवंश का शासन था और रानी डाआंग सत्ता संभाल रही थी। कुछ भ्रष्ट मंत्री 7वीं सदी के प्राचीन मंदिर से गौतम बुद्ध की सोने की मूर्ति का सिर चुपके से अंग्रेजों को बेच देते हैं। अंग्रेज उस मंदिर को तोड़कर वो सुनहरा सिर अपने साथ अमेरिका ले जाते हैं। अब रानी डांग अपने भरोसेमंद आदमी यांगडू को ये जिम्मा देती है कि वो अमेरिका जाकर बुद्ध का सिर वापस चाइना लेकर आ जाए। और यहीं से कहानी का रुख मुड़ता है सैन फ्रांसिस्को शहर की तरफ। रात के सन्नाटे में एक रेड इंडियन अपनी खालों से भरी गाड़ी को लेकर एक सुनसान गली में पहुंचता है। वहां वो देखता है कि कोई शख्स एक लड़की की लाश वहीं फेंक रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, कातिल उस रेड इंडियन को भी मार देता है। उस समय अमेरिका में गोरे अमेरिकन और चीनी समुदाय के बीच में पहले से ही तनाव था, और ये दोहरे कत्ल की घटना उसी आग में और तेल डालने वाली है। अब एंट्री होती है हमारे जीनियस डिटेक्टिव केविन की, जो कि शेरलॉक होम्स का शागिर्द है। वो अपने तेज दिमाग से एक मर्डर केस सुलझाता है जिसमें एक आदमी रहस्यमयी तरीके से मरा हुआ मिलता है और कातिल का कोई सुराग नहीं होता। केविन अपनी तफ्तीश से बताता है कि जिस विस्की में बर्फ डाली गई थी, उसी बर्फ में एक ऐसा जहर मिलाया गया था जो इंसान की सांसें रोक देता है। उसके हिसाब से जिसने ड्रिंक तैयार किया वही कातिल है, और इस तर्क पर घर का कुक पकड़ा जाता है। केविन की इस समझदारी को देखकर शेरलॉक उसे सैन फ्रांसिस्को भेजने का फैसला करता है ताकि वो वहां यांगडू की मदद कर सके। केविन शहर पहुंचता है, लेकिन कुछ लोग उसे गलती से खुद शेरलॉक समझ लेते हैं और उसे अपने बॉस के पास ले जाने लगते हैं। रास्ते में उसे चीनी लोगों के खिलाफ चल रहा अमेरिकन आंदोलन दिखाई देता है। इन्हीं लोगों से उसे उस केस की जानकारी भी मिलती है। 3 दिन पहले चाइना टाउन की एक गली में एक गोरी लड़की और एक रेड इंडियन की लाश मिली थी। लड़की का नाम एलिस और रेड इंडियन का नाम तनाका था। एलिस के पेट को चीरकर उसके अंदर के सारे अंग निकाल दिए गए थे, जबकि तनाका का गला काटा गया था। अगले दिन अखबार के दफ्तर में जैक द रिपर नाम से एक खत पहुंचता है, जिसमें लिखा होता है कि वो एलिस के ऑर्गन खा गया। और दुनिया वैसे भी यही मानती है कि चीनी लोग सब कुछ खाने वाले जंगली हैं। एलिस का पिता ग्रैंड रिपब्लिकन पार्टी का बड़ा नेता और सेनेटर है, जो कि जल्द ही मेयर चुनाव में उतरने वाला है। वो गोरी आबादी को लगातार चीनी लोगों के खिलाफ भड़का रहा है। अब जिस शख्स ने केविन को इस केस पर बुलाया है वो चाइना टाउन का बड़ा गैंगस्टर है, जिसका नाम है लुइस। उसके बेटे जेनोंग पर इन दोनों हत्याओं का आरोप है। लुइस का नाम सुनकर केविन चौंक जाता है, क्योंकि चीन में तो लुइस को एक हीरो की तरह देखा जाता है। केविन उसके आलीशान विला पर पहुंचता है। दोनों की मुलाकात दोस्ताना माहौल में होती है, और केविन तो उसे अपना गॉड फादर मान लेता है। लुइस हर धर्म का सम्मान करने वाला आदमी है। वो बताता है कि 20 साल पहले वो मजदूर बनकर इस शहर में आया था, और आज उसके पास रेस्टोरेंट, फैक्ट्री और खूब संपत्ति है। सब कुछ मेहनत से खड़ा किया हुआ साम्राज्य है। अब लुइस जेनोंग की फंसने की कहानी बताता है। 3 दिन पहले ओपेरा थिएटर में लुंगफू का मैजिक चल रहा था। शो के बीच में जेनोंग अचानक से उठकर बाहर चला जाता है, किसी बात से परेशान। वो थिएटर के पीछे वाले दरवाजे से उसी गली में पहुंचता है जहां बाद में एलिस और तनाका की लाशें मिली। सुबह पोर्ट पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन स्टेशन ले जाने के बाद वो एक शब्द तक नहीं बोलता। जेनोंग ने मेडिकल की पढ़ाई की है, इसलिए पुलिस को शक है कि ये कत्ल किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जिसे सर्जरी करना आता है। ऊपर से जेनोंग और एलिस के बीच में जान पहचान भी थी। लुइस चाहता है कि केविन ही ये केस सुलझाए। केविन साफ कहता है कि वो तो यांगडू के मिशन में मदद करने आया है, लेकिन लुइस मानने को तैयार नहीं। वो कहता है, मेरे बेटे की जान दांव पर है, केस तुम ही सॉल्व करोगे। वहीं एलिस के पिता ग्रैंड जेनोंग को फांसी पर चढ़ाने के लिए बेचैन है। 4 दिन बाद संसद में चीनी लोगों के खिलाफ बिल पेश होना है। उन्हें देश से निकालने और जेनोंग को फांसी देने की तैयारी चल रही है। इसलिए केविन के पास सिर्फ 4 दिन है सच सामने लाने के लिए। उधर यांगडू अपने लोगों के साथ सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है। उसे अंग्रेजी भाषा नहीं आती, तो कस्टम अधिकारी उसे गलत समझ लेते हैं। उसके कपड़े उतरवाकर पूरी तलाशी लेते हैं। इस बेइज्जती से यांगडू भीतर तक आहत हो जाता है। कहानी यहाँ से अब रेड इंडियन बस्ती के दूर दराज इलाके में जाती है।
चाइना टाउन में मारा गया तनाका इसी रेड इंडियन कबीले का मुखिया था। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। तभी वहां उसका गोद लिया बेटा टेंगो आता है, जिसे सब चंपू कहते हैं। तनाका की मौत से चंपू अंदर तक टूट जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। वो जादू टोना करने वाली पीला नाम की एक औरत के पास जाकर तनाका के कातिल का नाम पूछता है। पीला उसे बताती है कि कातिल सैन फ्रांसिस्को शहर में रहता है। वहां पहुंचने पर जिस पहले आदमी से चंपू टकराएगा वही उसे उसके दुश्मन तक पहुंचाएगा। इस सफर में कबीले की देवी कचीना उसकी मदद करेंगी। वहीं दूसरी ओर लुइस की फैक्ट्री के बाहर अमेरिकन भीड़ प्रदर्शन कर रही है, जिसे ग्रैंड का साथी टोनी लीड कर रहा है। टोनी लोगों को उकसाता है कि एक चीनी ने उनकी मासूम बेटी का पेट चीरकर उसके अंग निकाल दिए। ऐसे जंगली लोगों को यहाँ से भगाना होगा। ग्रैंड अपनी बेटी की मौत का रोना रोते हुए लोगों की हमदर्दी बटोरता है और कहता है, आज जो मेरे घर में हुआ है कल ये पूरे देश में होगा। भीड़ भड़क जाती है और फैक्ट्री पर हमला कर देती है। तभी लुइस खुद वहां पहुंचता है। उसका और ग्रैंड का सीधा सामना होता है। ग्रैंड आरोप लगाता है कि लुइस का बेटा उसकी बेटी का कातिल है, जबकि लुइस कहता है कि असली कातिल बाहर आजाद घूम रहा है और ये लोग बेकार में दंगा कर रहे हैं। उसी बीच डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता थॉमस आता है और दोनों को शांत करने की कोशिश करता है। वो ग्रैंड से कहता है कि दंगे छोड़कर चुनाव की तैयारी पर ध्यान दे। लुइस थॉमस को अपनी संपत्ति के कागज देकर जेनोंग की जमानत करवाने की गुजारिश करता है। इधर चंपू भी सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुका होता है और जैसा पीला ने कहा था, वो उस पहले आदमी की तलाश में है जो उसे तनाका के कातिल तक ले जाएगा। उधर केविन लुइस के विला से भागने की कोशिश करता है। खिड़की से कूदते ही वो नीचे सड़क पर चल रहे चंपू के ऊपर आ गिरता है। चंपू उसे देखकर कहता है कि चल, मुझे कातिल के पास ले चल। केविन समझ नहीं पाता कि ये छोटा सा पागल क्या बोल रहा है। वो उल्टा उससे कहता है, पहले मुझे लुइस के आदमियों से बचाओ, फिर मैं तुम्हें कातिल तक ले जाऊंगा। 4 फुटिया चंपू अपने जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स से गुंडों की धुलाई कर देता है। इसके बाद वो केविन से साफ कहता है, अब हम दोनों को साथ में रहना होगा। यहाँ यांगडू बंदरगाह पर खड़ा केविन का इंतजार करता रह जाता है, क्योंकि तय था कि केविन उसे रिसीव करने आएगा। उनकी अनाड़ी हरकतों का फायदा उठाकर कुछ चोर उनका सामान उड़ा ले जाते हैं। बेचारा यांगडू अपने लोगों के साथ रात भर वहीं खड़ा रहता है, लेकिन केविन का कोई पता नहीं। दूसरी तरफ चंपू केविन को छोड़ने का नाम नहीं लेता। केविन बड़ी चालाकी से उसे चकमा देकर भागता है और यांगडू को लेने पोर्ट पहुंचता है, मगर तब तक यांगडू वहां से जा चुका होता है। इसी बीच लुइस के आदमी भी बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। उनसे बचने के चक्कर में केविन एक घोड़ा गाड़ी में जाकर छुप जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो सामने वहीं चंपू बैठा मिलता है। चंपू उसे घसीटकर अपने रेड इंडियन वाले कबीले की बस्ती में ले आता है। उधर बस्ती में एक खूबसूरत लड़की पर केविन का दिल आ जाता है। चंपू उससे कहता है कि अगर वो तनाका के कातिल को ढूंढने में मदद करेगा तो बदले में उसकी शादी उसी सुंदर लड़की से करा देगा। ये डील सुनकर केविन तुरंत राजी हो जाता है। अब चंपू अपने बारे में सच्चाई बताता है। वो असल में चीनी है। उसके माँ बाप की मौत उसी की आंखों के सामने हुई थी। चंपू के पिता रेलवे के मजदूर थे। ट्रैक बिछाते समय डायनामाइट के धमाके में उनकी जान चली गई। तब तनाका ने उसे संभाला, अपने कबीले में ले गया और बेटे की तरह उसे शिक्षा और सहारा दिया। इसलिए तनाका उसके लिए एक बाप के जैसा था और वो उसके कातिल को किसी भी हाल में पकड़ना चाहता है। केविन उससे वादा करता है कि वो तनाका के कातिल तक जरूर पहुंचेगा। इसके बाद केविन चंपू को लुइस से मिलवाता है। वो लुइस से बोलता है कि अब जांच में ये उसका पार्टनर रहेगा, क्योंकि ये तनाका का बेटा है। वहीं पर लूटा पिटा यांगडू भी पहुंच जाता है। केविन उससे माफी मांगता है। यांगडू कहता है कि अगर लुइस मदद ना करता तो खाने पीने तक की परेशानी हो जाती। इसी समय जेनोंग भी जमानत पर रिहा होकर वहां आ जाता है। उसके साथ उसका करीबी दोस्त शिलोंग होता है, जो कि चीन में मोस्ट वांटेड है। यांगडू के लोग शिलोंग को गिरफ्तार करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन लुइस साफ धमकी देता है कि इस शहर में शिलोंग का एक बाल भी बांका नहीं होने देगा। जवाब में यांगडू भी चेतावनी देता है कि वापस जाते समय वो शिलोंग को गिरफ्त में लेकर ही चीन लौटेगा। तभी लुइस के विला को मार्टिन के लोग घेर लेते हैं। मार्टिन एक अंग्रेज हथियार सप्लायर है। वो आरोप लगाता है कि जेनोंग ने उसकी बंदूकें चुरा ली हैं और अब उन्हें वापस चाहिए। लुइस वादा करता है कि अगर ये बात सच निकली तो वो खुद मार्टिन की सारी गन्स लौटाएगा। उधर केविन जेनोंग से केस पर सवाल जवाब शुरू करता है कि थिएटर से निकलने के बाद उस रात वो कहाँ गया था। इस बारे में जेनोंग कुछ भी बताने को तैयार नहीं। चंपू तो पहले से ही उसे तनाका का कातिल मान चुका है। तभी गुस्से में लुइस आकर जेनोंग से पूछता है कि उसने मार्टिन की गन्स क्यों चुराई। शिलोंग सच सामने रखता है।
10 अगस्त की रात वो और जेनोंग मार्टिन के गोदाम से हथियार चुराने में लगे थे। उन्होंने अपने लोगों के साथ मार्टिन के गोदाम पर धावा बोला और वहां से गन्स उठा ली। जिस समय एलिस का कत्ल हुआ वो गोदाम में ही थे। अब शिलोंग इन हथियारों को हांगकांग के क्रांतिकारियों तक पहुंचाना चाहता था ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख सके। जेनोंग बताता है कि मार्टिन उन्हीं गन्स को अमेरिकन भीड़ में देने वाला था ताकि वो चाइना टाउन के चीनी लोगों पर हमला कर सके। इसी वजह से उन्होंने गन्स चुराने का फैसला किया। और यहाँ अब सबको समझ में आता है कि आखिर क्यों जेनोंग ने पुलिस स्टेशन में चुप्पी साध रखी थी। लुइस कहता है कि सबसे पहले उन्हें असली कातिल को ढूंढना होगा। केविन मौके का फायदा उठाकर उससे कहता है कि बदले में उसका अमेरिका का परमानेंट वीजा भी बनवा दे। लुइस इस बात पर भी मंजूर हो जाता है। जेनोंग ताना मारता है कि ये दो पप्पू क्या खाक कातिल को ढूंढेंगे, लेकिन लुइस कहता है कि केविन के पास तेज दिमाग है और चंपू के पास देवी कचीना की रहस्यमयी मदद, दोनों मिलकर केस हल कर ही देंगे। वो जेनोंग को सख्त हिदायत देता है कि वो घर से बाहर कदम ना रखे। शिलोंग को चीन की क्रांति की जल्दी है तो लुइस भड़क कर कहता है कि उसने कितनी मुश्किल से इस देश में अपनी पहचान बनाई है, गोरे लोगों के बराबर खड़ा हुआ है और वो अपने लोगों को यहाँ इज्जत दिलवाकर ही मानेंगे। जेनोंग तर्क देता है कि उनके लोग यहाँ पर भीख सा जीवन जी रहे हैं, जुए के अड्डे चला रहे हैं, महिलाएं मजबूरी में बुरे धंधों में धकेली गई हैं। उनका भविष्य यहाँ कैसा होगा? क्रांति तो यहाँ भी होनी चाहिए। दूसरी ओर केविन और चंपू अब असली जांच की शुरुआत करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। केविन को शेरलॉक की सीख याद आती है कि मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चीनी मेडिसिन की तरह होती है, जिसमें 4 स्टेप्स होती हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ब्रीद और आवाज को सुनना, तीसरा सिम्टम्स और चौथा नब्ज की जांच। सबसे पहले वो उस जगह का ध्यान से ऑब्जर्वेशन करते हैं जहां एलिस और तनाका की लाश मिली थी। चंपू बताता है कि तनाका जैसे मजबूत आदमी को सीधे सामने से चाकू मारना आसान नहीं, किसी ने जरूर पीछे से वार किया होगा। वो जमीन पर फैले खून को देख और सूंघ कर अंदाजा लगाता है और बताता है कि वहां सिर्फ तनाका का खून है, एलिस का नहीं। केविन समझ जाता है कि एलिस की हत्या किसी दूसरी जगह पर हुई और उसकी लाश यहाँ फेंकी गई। जमीन पर एक भारी भरकम आदमी के पैरों के निशान हैं और पास में घोड़े की लीद पड़ी है। चंपू उसे चखकर पहचान लेता है कि ये उन घोड़ों की लीद है जिन्हें बीन्स खिलाए जाते हैं, यानी घोड़ा किसी अमीर आदमी की बग्घी का था। उसी गाड़ी में एलिस का शव यहाँ लाया गया होगा। अब उसी समय तनाका उधर से गुजर रहा था। उसने कातिल को लाश फेंकते देख लिया तो पीछे से आए दूसरे आदमी ने तनाका पर हमला करके उसका गला काट दिया। इसका मतलब है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 कातिल थे। अब दोनों उस मॉर्ग में पहुंचते हैं जहाँ एलिस की बॉडी रखी है। वहां का मैनेजर जब उन्हें अंदर जाने नहीं देता तो वो चाल चलकर उसे FBI का कार्ड दिखाते हैं, फ्यूनरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी मुर्दों पर हुए अत्याचारों की जांच करने वाली नई एजेंसी। कंफ्यूज्ड मैनेजर उन्हें कोल्ड रूम में प्रवेश दे देता है। अब चंपू पलक झपकते ही एलिस के शरीर का बारीकी से निरीक्षण कर लेता है और सभी चोटों के स्थान बताता है। उसके सिर पर लगी चोट ही असली मौत की वजह रही, मतलब मरने से पहले उसके साथ हिंसा हुई थी। एलिस के नाखून में उन्हें त्वचा के छोटे छोटे टिश्यूज मिलते हैं, जिससे साफ है कि उसने जान बचाने की कोशिश में किसी को जोर से खरोचा था, यानी कातिल के शरीर पर स्क्रैच के निशान होंगे। उनके अनुमान के मुताबिक एलिस की मौत 10 अगस्त की रात 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच हुई और कुछ घंटों बाद तनाका का कत्ल हुआ। एलिस को आसपास में ही कहीं मारा गया होगा। केविन सोचता है कि शायद कातिल जैक द रिपर की शैली कॉपी कर रहा हो। घाव के तरीकों से अंदाजा लगाते हैं कि कातिल डॉक्टर या मेडिकल ट्रेनिंग वाला इंसान है, क्योंकि एलिस का पेट बड़ी सफाई और कुशलता से स्कैल्पेल से काटा गया है। उसके सिर की चोट में उसे ओक लकड़ी का छोटा टुकड़ा मिलता है। चंपू कहता है शायद उसके सिर पर किसी ओक के डंडे से हमला किया गया है। अब दोनों तय करते हैं कि पहले उस आदमी की तहकीकात की जाए जो एलिस के सबसे करीबी था, उसका पिता ग्रैंड। ग्रैंड कहता है कि उसकी बेटी का कोई दुश्मन नहीं था। जिस तरह उसकी हत्या की गई वो किसी पागल चीनी किलर या जेनोंग का काम है, क्योंकि चीनी अमेरिकन से नफरत करते हैं और वो उनका देश हथियाना चाहते हैं। इसके बाद वो दोनों को घर से धक्का देकर निकाल देता है। इसके बाद केविन और चंपू रात में चुपके से ग्रैंड के घर में घुसने का प्लान बनाते हैं। पहले चंपू पेड़ पर चढ़कर अंदर जाता है और मेन डोर खोलकर केविन को अंदर आने देता है। जांच के दौरान केविन को अलमारी में एलिस का फटा हुआ फ्रॉक मिलता है। वहीं चंपू दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो को देखकर भावुक हो जाता है। वो तस्वीर अमेरिका में बनी पहले रेलवे की है। इस फोटो का राज बाद में खुलता है। घर से निकलते समय केविन की नजर सीढ़ियों के एक खंभे पर जाती है
जो कि ओक की लकड़ी से बना होता है, वही लकड़ी जिसका छोटा टुकड़ा एलिस के सिर के घाव में मिला था। अगली सुबह पता चलता है कि जेनोंग घर से गायब हो चुका है। अब चंपू कुछ जड़ी बूटियां जलाकर दिशा का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि जेनोंग कहाँ गया होगा। खोजते खोजते वो ओपेरा थिएटर तक पहुंचते हैं, जहां लुंगफू का मैजिक शो चल रहा होता है। यहाँ चंपू अपने सुनने की खास क्षमता से समझ जाता है कि जेनोंग ज्यादा दूर नहीं है। दोनों सीधे लुंगफू के कमरे में घुसते हैं, लेकिन अंदर जेनोंग नहीं मिलता। लुंगफू अपनी बात को मजाकिया अंदाज में मैजिक बताकर टाल देता है और शो शुरू करने के लिए स्टेज पर चला जाता है। इसी बीच नीचे से कोई आवाज आती है तो केविन और चंपू बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें छुपे हुए जेनोंग और शिलोंग दिख जाते हैं। तभी यांगडू भी वहीं पहुंच जाता है, क्योंकि वो शिलोंग को गिरफ्तार करने आया होता है। ऊपर से स्टेज पर लुंगफू अपने शो के दौरान एक महिला को वॉलंटियर के तौर पर बुलाता है और उसे वार्डरोब में बंद कर देता है। लेकिन यही वार्डरोब असल में एक छुपी हुई लिफ्ट की तरह काम करता है, जो घूमते ही नीचे बेसमेंट तक पहुंचा देती है। ऊपर और नीचे दोनों जगह अफरा तफरी मच जाती है। गलती से यांगडू के आदमी वार्डरोब लिफ्ट में फंसकर ऊपर स्टेज पर पहुंच जाते हैं और बाहर निकलते ही लुंगफू घबरा जाता है। मगर दर्शकों को सब कुछ जादू का हिस्सा लगता है। फिर उन लोगों को दोबारा से वार्डरोब में डालकर नीचे भेज दिया जाता है। नीचे पहुंचते ही वो यांगडू की धुलाई शुरू कर देते हैं। इसी हाथापाई में केविन, चंपू, यांगडू और जेनोंग भी उसी लिफ्ट में फंसकर ऊपर पहुंच जाते हैं। अब वार्डरोब में इन सबको देखकर लुंगफू खुद भी दंग रह जाता है, लेकिन लोग उसे भी बस जादू मान लेते हैं। अंत में फिर वही महिला बाहर निकलती है और दर्शक तालियां बजाने लगते हैं। इधर पता चलता है कि जेनोंग ने मार्टिन से चुराई हुई बंदूकें ओपेरा थिएटर में छुपाकर रखी थी। केविन जेनोंग से साफ कहता है कि अब वो सब समझ चुका है। उसे ये भी पता चल जाता है कि एलिस और जेनोंग एक दूसरे से प्यार करते थे। एलिस भी लंदन के उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहां जेनोंग था। जिस दिन पुलिस ने जेनोंग को पोर्ट पर पकड़ा, वो असल में एलिस का इंतजार कर रहा था, क्योंकि दोनों वहां से भागने की योजना बना चुके थे। जेनोंग अपने और एलिस के रिश्ते की पूरी कहानी बताता है। लंदन में दोनों की मुलाकात हुई थी, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन वो जानते थे कि उनका रिश्ता स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि जेनोंग चीनी था और एलिस अमेरिकन। चंपू पूछता है कि उसने पुलिस को ये सब क्यों नहीं बताया। जेनोंग जवाब देता है कि एलिस की मौत के बाद वो उसकी छवि को बदनाम करना नहीं चाहता था। वो आगे बताता है कि एलिस की हत्या से 2 दिन पहले उसकी नौकरानी अमाडा एलिस का एक पत्र लेकर उसके पास आई थी। उस पत्र में एलिस ने लिखा था कि वो जेनोंग से व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहती है और 11 तारीख की सुबह पोर्ट पर उसका इंतजार करेगी। एलिस ने उसके साथ देश छोड़ने का फैसला कर लिया था। जेनोंग कहता है कि मार्टिन की गन्स चुराने के बाद वो सुबह 6 बजे पोर्ट पहुंचा, लेकिन एलिस की जगह वहां पुलिस आ गई। वो केविन से कहता है कि अमाडा को ढूंढो, वही असली कातिल तक पहुंचा सकती है। जेनोंग ये भी कहता है कि वो चीन में चल रही क्रांति की इतनी चिंता इसलिए करता है क्योंकि पूरी दुनिया में चीनी लोगों का अपमान हो रहा है, उन्हें कमतर समझा जा रहा है। इसी भेदभाव की वजह से उसकी और एलिस की शादी नहीं हो पाई। वो मानता है कि उनके लोगों को आत्मसम्मान के लिए लड़ना होगा और यही क्रांति उसकी उम्मीद है। आखिर में वो केविन और चंपू से बस इतना कहता है कि किसी भी हाल में एलिस के कातिल को ढूंढो। दूसरी तरफ यांगडू दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो होता है, इस सोच के साथ मार्टिन से जाकर मिलता है। वो उसे बता देता है कि गन्स कहाँ छुपाई गई हैं। अगले दिन पुलिस जेनोंग की तलाश में लुइस के घर पहुंचती है। केविन पुलिस चीफ हेनरी से बोलता है कि अगर अमाडा मिल गई तो सारे राज खुल जाएंगे, लेकिन अमाडा लापता है। हेनरी बताता है कि शाओमी नाम के एक डॉक्टर की उसकी ही डिस्पेंसरी में उसकी हत्या हो गई और उसे भी ठीक उसी तरीके से मारा गया है जैसे एलिस को। पुलिस को शक है कि ये भी जेनोंग का ही काम है। केविन सवाल करता है कि जेनोंग एक डॉक्टर को क्यों मारेगा, लेकिन अब अमेरिकन लोगों का चीनी समुदाय पर से भरोसा टूट चुका है, इसलिए जेनोंग की गिरफ्तारी ही उनके लिए सबसे आसान रास्ता रह गया है। लुइस अपने आदमियों से कहता है कि जेनोंग के अमेरिका से भागने का इंतजार करो, क्योंकि वो उसे हांगकांग भेजना चाहता है। इसी बीच केविन और चंपू शाओमी के घर की जांच करने जाते हैं। वहाँ शाओमी भी एलिस की तरह मरा हुआ मिलता है, लेकिन चंपू तुरंत पकड़ लेता है कि इस बार पेट पहले जैसी सफाई से नहीं काटा गया। इसका मतलब साफ है कि शाओमी का कातिल कोई और है। शाओमी के पिता से उन्हें एक अहम सुराग भी मिलता है, जिसका राज बाद में खुलता है। अब अखबारों में जैक द रिपर की खबरें छपने लगती हैं। लुंगफू चीन जाने की तैयारी करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े भरोसे से कहता है कि ये कातिल चीनी नहीं है। तभी जेनोंग वहां आ जाता है और पुलिस उसे पकड़ने दौड़ पड़ती है। उधर थिएटर के बाहर केविन और चंपू मार्टिन की गन्स को एक घोड़ा गाड़ी पर लाद कर भागते हैं, लेकिन मार्टिन के लोग उनका पीछा करने लगते हैं।
मार्टिन चंपू पर गोली चलाता है और घोड़ा गाड़ी पलट जाती है। पेटियों में बंद सामान देखकर मार्टिन सोचता है कि गन्स उसमें है, लेकिन असल में वो खाली थी। शिलोंग ने लुंगफू के सामान के जरिए गन्स बाहर निकलवा दी थी। चंपू को मरा हुआ समझकर सब रोने लगते हैं, लेकिन असल में गोली उसके गले में लटके लॉकेट में लगी थी। इसी वजह से जेनोंग को मार्टिन के लोग घेर लेते हैं। उसका बॉडीगार्ड अपनी जान पर खेलकर उसे बचाता है। तभी लुइस के लोग वहां पहुंचते हैं और जेनोंग को बताते हैं कि बोट से निकलने का इंतजाम कर दिया गया है। लेकिन जेनोंग अपने सिर पर बंदूक रखकर सबको धमकाता है कि पहले उसे एक जरूरी काम करना है। वो बोट का टिकट लेकर चला जाता है। गन्स का ठिकाना जानने के लिए मार्टिन शिलोंग को टॉर्चर करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। केविन, चंपू और शिलोंग को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। चंपू अपनी रहस्यमयी शक्ति से महसूस कर लेता है कि अगले दिन वो आजाद हो जाएंगे। अगले दिन मार्टिन उन्हें एक बड़े से गड्ढे में जिंदा दफनाने की तैयारी करता है। तभी खबर आती है कि अंग्रेजों ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ यांगडू के आदमी उसे बताते हैं कि अंग्रेजों ने उसकी महारानी को भी काबू में कर लिया है। बीजिंग में लूटपाट और औरतों के साथ अत्याचार शुरू हो चुके हैं। ये सुनकर मार्टिन अपने साथियों से कहता है कि अब चलो चीन जाकर वहां की औरतों के साथ मजे करते हैं। केविन यांगडू से कहता है कि जिन लोगों का वो साथ दे रहा है वो तो उसकी ही औरतों के साथ दुराचार करने की बातें कर रहे हैं। ये सुनकर यांगडू और उसके आदमी शर्मिंदा हो जाते हैं और मार्टिन के लोगों से भिड़ जाते हैं। भयंकर खून खराबे के बाद यांगडू, मार्टिन और उसके अधिकतर आदमी मारे जाते हैं। तभी चंपू के कबीले वाले वहां पहुंचते हैं और सभी को बचा लेते हैं। दरअसल चंपू ने अपने छोटे जासूस के जरिए पहले ही अपने कबीले को गिरफ्तारी की खबर भेज दी थी ताकि वो सही वक्त पर आ सकें। मरते हुए यांगडू ने शिलोंग से कहा कि वो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू करे। फिर लुइस अपनी फैक्ट्री पहुंचता है जहां पुलिस पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अमांडा की लाश पड़ी होती है और उसे भी शाओमी की तरह ही बेरहमी से मारा गया होता है। पास ही जमीन पर जेनोंग की लाश भी मिली। हेनरी बताता है कि सुबह ही पुलिस को खबर मिल गई थी कि जेनोंग लुइस की फैक्ट्री में छुपा हुआ है, इसलिए फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया गया। जब पुलिस अंदर पहुंची तो सामने जेनोंग ओवरकोट पहने खड़ा था और उसके सामने टेबल पर अमांडा की लाश पड़ी थी। उसने आत्मसमर्पण करने की बजाय भागने का सोचा और उसी दौरान ग्रैंड ने उस पर गोली चला दी। जेनोंग पुल के नीचे गिर गया और उसकी लाश पानी में तैरती हुई मिली। हेनरी सबको यकीन दिलाता है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जेनोंग ही जैक द रिपर था। ग्रैंड लुइस से कहता है कि आखिरकार उसके बेटे को उसके पापों की सजा मिल गई। अब समय आ गया है कि वो सब चाइना टाउन छोड़ दें। अगले दिन चाइनीज समुदाय को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। लुइस का घर जब्त कर लिया जाता है और उनकी दुकानों को तोड़कर जला दिया जाता है। ग्रैंड उनके खिलाफ आंदोलन और तेज कर देता है। इसी बीच लुइस का एक आदमी केविन को अमेरिका का परमानेंट रेजिडेंस वीजा दे देता है, क्योंकि कभी केविन के दादाजी अमेरिका में डॉक्टर रहे थे। लेकिन चंपू का दिल मानने को तैयार नहीं होता कि जेनोंग ही असली कातिल है। शिलोंग उसे याद दिलाता है कि कल पार्लियामेंट में चाइनीज लोगों के खिलाफ बिल पास होने वाला है, जिसके बाद उन्हें देश को छोड़ना पड़ेगा। चंपू कहता है कि हमारे पुरखों ने इस धरती पर खून बहाया है, मेरे पिता ने अपनी जान दी है और अगर यहाँ से जाना भी है तो सम्मान के साथ जाना होगा, किसी खूनी के कलंक के साथ नहीं। वो तय कर लेता है कि असली कातिल को ढूंढकर ही रहेगा। बाहर खड़े चाइना टाउन के लोग भी यही कहते हैं कि जेनोंग एक नेक दिल इंसान था, वो गरीबों की मदद करता था और कातिल तो हो ही नहीं सकता। अब केविन भी ठान लेता है कि 24 घंटे के भीतर असली कातिल को सबके सामने लेकर आएगा। वो और चंपू अमांडा के घर पहुंचते हैं। चंपू का शक और पक्का हो जाता है कि जिसने शाओमी को मारा उसी ने अमांडा को भी खत्म किया है। वहां उन्हें कुछ ऐसी दवाइयां मिलती हैं जो प्रेग्नेंट औरतों के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अमांडा तो गर्भवती नहीं थी। तभी केविन को याद आता है कि एलिस के पेट से उसका गर्भाशय निकाला गया था। वो समझ जाता है कि बाद में हुए शाओमी और अमांडा के मर्डर सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए उसी क्रूर तरीके की नकल थी। इसके बाद दोनों एलिस के घर पहुंचते हैं। टूटी हुई रेलिंग पूरी कहानी का इशारा देती है। फिर वो फैक्ट्री पहुंचते हैं जहां शिलोंग भी मौजूद होता है। लुंगफू ने उसे बताया था कि जेनोंग को किसी चाल के जरिए फंसाया गया है, इसलिए वो भी अपने मरे हुए दोस्त पर लगे कातिल के दाग को मिटाना चाहता है। शिलोंग बताता है कि किलर का चेहरा किसी ने नहीं देखा। ग्रैंड ने उस पर गोली चलाई थी लेकिन वो लगी नहीं। किलर ने पुल पर छलांग लगाई और नीचे छुपे हुए रास्ते से निकल गया। जेनोंग की लाश को ऊपर छोड़ दिया गया और खुद गायब हो गया। पुल के नीचे चंपू को एक रास्ता दिखाई देता है जो कि पानी की टंकी की तरफ खुलता है। पानी में चंपू को एक बैच मिलता है जिस पर ग्रैंड की राजनीतिक पार्टी का निशान और पीछे
TL लिखा होता है। अब वो जेनोंग की लाश का परीक्षण करते हैं और उन्हें कुछ अहम सुराग मिलते हैं। अगले दिन शहर के चौराहे पर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जहां बहुत भीड़ जमा होती है। हेनरी घोषणा करता है कि जेनोंग को 4 मर्डर के जुर्म में कातिल घोषित किया गया है। तभी केविन और चंपू वहां पहुंच जाते हैं। केविन कहता है कि उनके पास नए सबूत हैं और वो अपनी बात रखेंगे। फिर वो जेनोंग की डेड बॉडी वहां लाते हैं। लोग भी सच्चाई सुनना चाहते हैं, इसीलिए हेनरी उन्हें बोलने देता है। चंपू समझाता है कि 10 अगस्त की रात कातिल ने एलिस की लाश चाइना टाउन की गली में फेंकी और पास ही तनाका की लाश मिली। ऑटोप्सी से पता चला कि कातिल सर्जरी जानता था। 15 अगस्त को शाओमी नाम के डॉक्टर की लाश उसी की डिस्पेंसरी में मिली और उसे भी एलिस के जैसे ही बेरहमी से मारा गया था। 17 अगस्त को अमांडा की लाश मिली और उसका हाल भी वैसा ही था। इससे साफ हो गया कि कातिल 2 थे, एक जिसने एलिस को मारा और दूसरा जिसने शाओमी और अमांडा को खत्म किया। शिलोंग बताता है कि 10 अगस्त की रात जेनोंग उसके साथ था। एक रिपोर्टर सवाल करती है कि फिर अमांडा के मर्डर के वक्त तो उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था। केविन समझाता है कि जब पुलिस फैक्ट्री पहुंची तब किलर अमांडा की लाश के पास खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। ग्रैंड ने उस पर गोली चलाई, लेकिन असली किलर बच निकला। जेनोंग की लाश पहले से ही पानी में छुपाई गई थी और जब असली कातिल पानी में गिरा तो उसने जेनोंग की डेड बॉडी ऊपर छोड़ दी और खुद नीचे गुप्त रास्ते से टैंक में भाग गया। चंपू बताता है कि उन्हें पुल पर एक बैच मिला है जिसके पीछे टोनी लॉसन्स के इनिशियल्स हैं और वही ग्रैंड का खास आदमी है। केविन अब ग्रैंड से उसकी बंदूक मंगवाता है। उसी बंदूक से गोली चलाकर वो दिखाता है कि जेनोंग की मौत करीब से चली गोली से हुई थी, जबकि ग्रैंड ने कातिल पर दूर से फायर किया था। ऑटोप्सी से ये भी पता चला कि जेनोंग को गोली लगने के बाद फ्रीजर रूम में रखा गया, जहां ठंड से उसकी मौत हुई। इसका मतलब है कि असली मौत गोली से नहीं बल्कि जमाकर दी गई यातना से हुई। चंपू बताता है कि ऐसा फ्रीजर रूम ग्रैंड के तहखाने में है। सबसे बड़ा खुलासा ये होता है कि ग्रैंड सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक डॉक्टर भी है जो कि आर्मी में सर्जरी करता था। एलिस का पेट उसी ने काटा था। केविन कहता है कि ग्रैंड मेयर का चुनाव लड़ रहा है और उसका पूरा एजेंडा चाइनीज लोगों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट बटोरना है। अब उसी उकसावे की राजनीति में टोनी उसका साथ दे रहा था, लेकिन ग्रैंड की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि उसकी बेटी का प्रेमी एक चाइनीज यानी जेनोंग निकला। फिर शिलोंग सामने खड़े लोगों को एलिस का वो पत्र दिखाता है जिसमें उसने जेनोंग के साथ भागने की बात लिखी थी। केविन भी एलिस और जेनोंग की बोट टिकटें दिखाता है, जिससे साबित होता है कि वो 11 तारीख की सुबह देश छोड़ने वाले थे। जैक द रिपर नाम सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए गढ़ा गया था। केविन आगे बताता है कि शाओमी एलिस की डॉक्टर थी और उसी की डिस्पेंसरी में जेनोंग और एलिस मिलते थे। ये बात उसे शाओमी के पिता से पता चली थी और टोनी ने ये जानकारी ग्रैंड तक पहुंचा दी थी। अब ग्रैंड वहीं पर जेनोंग को मारने पहुंच गया। एलिस को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो जेनोंग के बच्चे की मां बनने वाली थी। 11 तारीख की सुबह इस बात पर ग्रैंड और एलिस के बीच में झगड़ा हुआ। एलिस जेनोंग के साथ भागने निकली थी, तभी ग्रैंड ने उसे ऊपर से नीचे धक्का दे दिया। नीचे रेलिंग के खंबे से उसका सिर टकराया और वहीं उसकी मौत हो गई। उसी रेलिंग की लकड़ी का टुकड़ा एलिस के सिर के घाव में मिला था। उसके नाखूनों में मिले स्किन टिश्यूज से भी साफ हो गया कि वो ग्रैंड के खिलाफ लड़ रही थी। ग्रैंड अपने हाथ की चोट दिखाने से बचता है, लेकिन केविन उसे सीधे घेर लेता है। वो कहता है कि ग्रैंड ने जैक द रिपर होने का इल्जाम एक चाइनीज पर इसीलिए लगाया ताकि उसी मुद्दे को चुनावी हथियार बनाकर वोट जुटाए जा सके और एलिस की प्रेगनेंसी छुपाने के लिए उसने उसके पेट से बच्चे के साथ बाकी ऑर्गन्स भी निकाल दिए। बेचारा जेनोंग आखिर तक ये नहीं जान पाया कि एलिस उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। ग्रैंड अब सब कुछ उगल देता है। वो मान लेता है कि जेनोंग असलियत जान चुका था और 2 दिन पहले जवाब मांगने उसके पास आया था। जेनोंग ने समझ लिया था कि एलिस की मौत के पीछे ग्रैंड ही था, लेकिन ग्रैंड ने उल्टा उसी के ऊपर आरोप डाल दिया। उसने जेनोंग से कह दिया कि बेटी की मौत वो सह सकता था, मगर उसके पेट में चीनी का बच्चा वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सुनते ही जेनोंग उस पर झपट पड़ता है और ग्रैंड उसकी पीठ पर गोली मार देता है। बाद में जेनोंग की लाश को फ्रीजर में छुपा दिया जाता है। ग्रैंड आगे कबूल करता है कि एलिस की मौत एक हादसा थी और वो उसे बचाने गया था, लेकिन वो नीचे गिर गई। फिर एलिस के प्रेग्नेंट होने की सच्चाई छुपाने के लिए उसके पेट के अंग निकाले गए और लाश को चाइना टाउन में फेंक दिया गया। वहां से गुजरते तनाका ने ये सब देख लिया, इसलिए टोनी ने उसे भी खत्म कर दिया। शाओमी और अमांडा को भी एलिस की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था,
इसलिए उन्हें भी टोनी के जरिए मार दिया गया। इन सभी हत्याओं का मकसद जेनोंग को फंसाना था। ग्रैंड बताता है कि फैक्ट्री में उसने प्लान के मुताबिक टोनी की तरफ ब्लैंक फायरिंग की थी। उसी वक्त टोनी ने पुल में छुपी हुई जेनोंग की लाश को ऊपर छोड़ दिया और सबने ये मान लिया कि जेनोंग ही जैक द रिपर था। इतनी बात कहकर ग्रैंड खुद के मुंह में बंदूक रखकर आत्महत्या कर लेता है। ये भी सामने आता है कि हेनरी ने ही विक्टिम्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट और सबूत केविन को दिए थे, क्योंकि वो चाहता था कि असली कातिल पकड़ा जाए। दूसरी तरफ लुइस संसद पहुंचता है, जहां बहुत से सदस्य पहले से ही तय कर चुके थे कि चीनी लोग कातिल प्रवृत्ति के हैं और उन्हें देश में रखना नहीं चाहिए। इसलिए अब चाइनीज लोगों के खिलाफ बिल पर वोटिंग होने वाली थी। चाइनीज समुदाय का प्रतिनिधि होने के नाते लुइस को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। वो तर्क देता है कि अमेरिकन और यूरोपियन भी जानवर खाते हैं, फिर सिर्फ चीनी लोगों पर उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं। वो याद दिलाता है कि चीनी मजदूरों को तो अंग्रेज सबसे पहले यहाँ लाए थे। जब उस पर गैंग चलाने का आरोप लगाया जाता है तो वो कहता है कि पुलिस चीनी लोगों को सुरक्षा नहीं देती, इसलिए वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है। उसने ये भी बताया कि अमेरिका की रेलवे लाइनें बनाने में चीनी मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाया है। फिर लुइस एक पुरानी तस्वीर संसद में दिखाता है। वो कहता है कि जब अमेरिका में पहली ट्रेन चली थी तब ये फोटो ली गई थी, लेकिन उसमें एक भी चीनी नहीं दिखता, जबकि इन्हें बनाने में जान देने वाले सबसे पहले वही थे। वो याद दिलाता है कि संसद का फर्नीचर तक चीनी लोगों ने बनाया और बदले में उन्हें सिर्फ नफरत मिली। वो कहता है कि हम मजदूर हैं, लेकिन मजदूरों के बिना दुनिया कुछ नहीं बन सकती। और जो खुद को अमेरिकन कहते हैं वो भी इस मिट्टी से नहीं बल्कि ब्रिटेन से आए थे। आखिर हम में और तुम में फर्क क्या है, उसकी बातों का असर होता है। ज्यादातर सेनेटर एंटी चाइनीज बिल के खिलाफ वोट करते हैं और बिल रद्द हो जाता है, लेकिन लुइस की संपत्ति जब्त कर ली जाती है। ये सुनकर केविन अपने परमानेंट वीजा को फाड़ देता है। डेमोक्रेटिक पार्टी का थॉमस सैन फ्रांसिस्को का मेयर बन जाता है। जीत के जश्न के दौरान घर में लगा बुद्ध का पुतला दिखता है, जो कहानी के पुराने सूत्र से जुड़ता है। फिर लुइस थॉमस से मिलता है और कहता है कि तुमने हमें इस्तेमाल करके मेयर की कुर्सी हासिल की है। जैक द रिपर के नाम से अखबार में खत भेजकर लोगों में डर भी तुमने ही फैलाया था। ग्रैंड के खिलाफ सबूत हेनरी के जरिए तुमने ही केविन तक पहुंचाए। थॉमस जवाब देता है कि ये राजनीति है। वो मानता है कि एलिस की मौत उसके सामने हुई थी और चाइना टाउन में लाश फेंकने की सलाह भी उसी ने ग्रैंड को दी थी। उसे लुइस की फैक्ट्री चाहिए थी, इसलिए उसने ये साजिश रची। वो कहता है कि एक तीर में दो शिकार किए गए। लुइस उसे समझाता है कि जो लोग बहुत ऊंचा उड़ते हैं वो जल्दी गिरते हैं। इस बीच थॉमस लुइस की जमीन के नीचे तेल का बड़ा भंडार पाता है, जहां मजदूरी भी चीनी लोग ही करते हैं। अब लुइस अमेरिका छोड़कर चीन लौटने निकलता है। वो केविन को अमेरिका का वीजा देकर कहता है कि भावुक मत होना, इस देश से सीखने को बहुत कुछ है। फिर वो खुलासा करता है कि डायनामाइट ब्लास्ट में मारे गए चंपू के पिता दरअसल उसके बड़े भाई थे। चंपू को देखते ही लुइस समझ गया था कि यह उसके भाई का बेटा है। वो दोनों को अलविदा कहकर चला जाता है। इसके बाद केविन चंपू को अपना पार्टनर बनाकर डिटेक्टिव एजेंसी खोल देता है। चीन लौट रहा लुंगफू उनकी फोटो खींचता है और कहता है कि चीन के उनके वंशज इस तस्वीर से उन्हें पहचानेंगे। शिलोंग भी क्रांति की लड़ाई लड़ने चीन लौट जाता है। लुंगफू उससे कहता है कि अमेरिका को मेरे जैसे जादूगर की जरूरत नहीं, ये देश खुद ही एक जादू है। और फिर कहानी 2025 में पहुंचती है। केविन और चंपू उसी सुराग की तलाश में ब्रिटिश म्यूजियम पहुंचते हैं, जहां बुद्ध की मूर्ति के साथ उनका वो 1.25 साल पुराना फोटो भी दिखता है, जिसमें उनके खानदान के पहले डिटेक्टिव नजर आते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ऐसी ही यूनिक और जबरदस्त मूवीज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम अपने 2 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी कर सके। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।